प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किया गया था वो चल रहा था डिस्ट्रक्टर के बारे में बतलाया था और गार्बेज कलेक्शन के बारे में जो है वो हम लोग देख रहे थे। तो गार्बेज कलेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें ये चेक कर रहे थे कि अगर जो हम लोग चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गार्बेज कलेक्टर को सेट कर सकते हैं या नहीं, यानी गार्बेज कलेक्टर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल किया जा सकता है। ठीक है, जब हम लोग चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से गार्बेज कलेक्टर को कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या फिर इनेबल करने का सारा हम लोग कर सकते हैं कि इनेबल या डिजाइन। ठीक है, इसलिए तो फंक्शन बताए थे, कौन सा काफी नॉइस फंक्शन बताए थे ना काफी नॉइस आ रहा है सर। आप उधर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हैं। वो नहीं। या प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किए थे हम लोग, तो वो चल रहा था कि किस तरीके से जो है वो गार्बेज कलेक्टर को जो है हम लोग मैन्युअली यानी एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर को इनेबल और डिसेबल करने से बेनिफिट जो है वो क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर को इनेबल और डिसेबल करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्राम है, जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन अगर जो डेवलप किए हैं तो उसमें अगर जो बहुत सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, तो एक साथ जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, एक साथ जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा भी टाइम आता है कि हमारी प्रोग्राम जो है वो स्लो हो जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि गार्बेज कलेक्टर को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि डिसेबल कर देते हैं, जिससे कि हमारी प्रोग्राम की जो स्पीड है यानी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, एबिट फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हवाई जहाज हो जाएगा, नहीं, जो चलेगा उससे 10 to 15% फास्टर हो जाएगा स्पीड। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनेबल डिसेबल करते हैं गार्बेज कलेक्टर को। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली डिसेबल करते हैं गार्बेज कलेक्टर को, ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर जो हम लोग करेंगे तो कीप ऑन अगर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर जो हमेशा होते रहेगा, तो उस केस में फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा स्पेस फुल हो जाएगा और अब हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक कर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी सही नहीं है, यानी पूरी तरीके से हम लोग उसको क्लोज नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं करना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली हम लोग के हाथ में, बट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज गार्बेज कलेक्टर। ओके, तो किस तरीके से इनेबल डिसेबल करते हैं गार्बेज कलेक्टर, कुछ फंक्शन बतलाए थे, हाउ टू इनेबल और डिसेबल गार्बेज कलेक्टर। कौन कौन से फंक्शन थे, इनेबल डिसेबल, तीन फंक्शन बेसिकली जो है हम लोग देखे थे गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड। गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड तीन फंक्शन कौन कौन से थे, सबसे नंबर वन जो फंक्शन था वो था चेक करने के लिए कि गार्बेज कलेक्टर जो इनेबल डिसेबल है कि नहीं है। उसके लिए क्या था, इज इज इनेबल्ड, ठीक है, ये फंक्शन था इज इनेबल्ड इज यूज टू चेक, it is used to check whether the garbage collector is enabled और, ठीक है, ये यूज होता है चेक करने के लिए कि गार्बेज कलेक्टर जो है वो इनेबल है या डिसेबल है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, जीसी जीसी डॉट डॉट इज इनेबल्ड इज इनेबल्ड। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है सिर्फ दो वैल्यू, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। है, अगर जो इनेबल रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। डिफॉल्ट क्या रहता है,
डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है या डिसेबल रहता है? कैन यू प्लीज क्रॉस चेक? इनेबल रहता डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है या डिसेबल? इनेबल रहता है, ठीक है। डिफॉल्ट ये क्या रहता है, इनेबल रहता है। यू कैन सी हियर, by default garbage collector import gc, gc dot is enabled, you can see here, true true। अगर जो हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, अगर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं तो स्टॉप कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम अदर फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन है, नंबर 2। दूसरा फंक्शन कौन सा है गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड, डिसेबल। है। इज डिसेबल, डिसेबल। नॉट इज डिसेबल, अरे डिसेबल। जी, डिसेबल इज स्टैंड फॉर डिसेबलिंग द गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर को डिसेबल करने के लिए। इट इज यूज टू, सिंपल, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू डिसेबल, डिसेबल द गार्बेज कलेक्टर। इसका भी सिंटेक्स क्या है, सिंपल है। सिंटेक्स इसका क्या है, जीसी डॉट डिसेबल, जीसी डॉट डिसेबल, यू कैन सी हियर। अभी अभी तो इनेबल है, इसको डिसेबल कर सकते हैं, जीसी डॉट डिसेबल, डिसेबल हो गया। अब चेक करेंगे कैसे, जीसी डॉट इज इनेबल, फॉल्स। क्लियर है। फिर से इसको अगर जो इनेबल करना है तो फिर एक्सप्लिसिटली इनेबल भी करना है तो इज सिर्फ इनेबल फंक्शन, ठीक है। नंबर 3, enable, it is used to enable garbage collector, simple, enable, enable कर सकते हैं इसको, gc डॉट enable। अब इसको चेक कर सकते हैं, gc डॉट is enabled। क्लियर है या नहीं, क्लियर। क्लियर है, ठीक है। कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। हाँ, नेक्स्ट क्या था, अगर जो हम लोग चाहें तो रेफरेंस काउंट करना किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू कैन सी हियर। इससे रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इस डिजेबल इनेबल, ठीक है। यहाँ पर इस पे भी दिखला दिए हम लोग, इस एडिटर पे भी देख लिए कि यहाँ पर भी जो गार्बेज कलेक्टर को चेक कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऊपर पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट करना जरूरी है जीसी को, ठीक है। जीसी मॉड्यूल को इसलिए इंपोर्ट करना जरूरी है, बेसिकली क्या होता है कि मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कि मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं। तो अगर जो इस फंक्शंस को यूज करना है, सपोज कि पहला वन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, अगर जो फंक्शन बना हुआ है तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर है। सपोज कीजिए कि मॉड्यूल 1 के अंदर है, मॉड्यूल 1 के अंदर है, तो मॉड्यूल 1 के अंदर ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अगर जो यूज करना है हमारे प्रोग्राम में, अगर जो इस फंक्शन का हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए लिखते हैं क्या, इंपोर्ट मॉड्यूल 1। आई थिंक मॉड्यूल बतलाने की जरूरत नहीं है, और ऑफ यू आर अवेयर। सो जो लोग नहीं अवेयर है उनके लिए, जो मॉड्यूल तक नहीं अभी पहुंचा हुआ है, मॉड्यूल जनरली क्या होता है, इंपोर्ट जीसी इसलिए लिखे हुए हैं, ये जीसी जो है वो मॉड्यूल है, इसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ, कौन कौन सा फंक्शन, इज इनेबल्ड, डिसेबल्ड, इज इनेबल्ड, यहाँ पर इनेबल्ड है, ये जितना भी फंक्शन है वो किसके अंदर है, इस मॉड्यूल के अंदर है। किस मॉड्यूल के अंदर है, जीसी मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल क्या होता है जनरली, फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। आयुष, इज इट क्लियर टू यू? यस। क्लियर है ना आयुष?
ओके, वेल, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रेफरेंस को काउंट करना, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट, दीज आर द उप्स पार्ट 1, ये उप्स का पहला पार्ट था। नेक्स्ट आते हैं उप्स पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो उप्स पार्ट 2 में जनरली हम लोग का एजेंडा क्या है, हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, व्हाट इज द इनहेरिटेंस बेसिकली, what is the meaning of inheritance? Anyone is aware with the inheritance? Inheritance, have you heard about the inheritance? Hmm. Inheritance, this is most useful concept in object oriented programming. Ayush, this is the most useful concept in object oriented programming, that is inheritance. Inheritance जो है वो बहुत ही important, सबसे ज्यादा important अगर जो बोलेंगे तो उसमें से एक है, one of the most important concept in the object oriented programming. What is the meaning of inheritance? Suppose आपके पास एक क्लास है, suppose one class is there with you, class 1, suppose this one is the class 1, this is the class 1। एक और क्लास है, दो क्लास आपके पास है, ठीक है। You have two classes, second one is class 2, okay। First one is class 1, second one is class 2। क्लास 1 के अंदर, क्लास 1 के अंदर कुछ वेरिएबल्स है, कुछ फंक्शंस है, fun1 फंक्शन लिखने से अच्छा मेथड लिखते हैं, m1 m2 m3, these are the methods। बट हम अब क्या चाह रहे हैं कि क्लास 2 के अंदर, क्लास 2 के अंदर ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बी को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, m1 को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, m2 को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, और m3 को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं। यानी कि इसी, चूंकि ये क्लास है, ये क्लास की प्रॉपर्टीज है, यानी कि आई वांट टू एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी इन क्लास 2। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल directly? Yes, there are two ways, there are two ways are available, are available in Python to access, Python to access the first class property, to 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 a class property, class properties means what? A static variable, comma, instance variable, comma, methods, methods कुछ भी हो सकता है, या तो स्टैटिक मेथड हो, इंस्टेंस मेथड हो, या फिर क्लास मेथड हो, कोई भी मेथड हो सकता है, इंस्टेंट हो, क्लास मेथड हो, स्टैटिक मेथड हो, कुछ भी, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास टू अनदर क्लास, टू अनदर क्लास।
there are two ways are available in Python to access the class properties to another class। यानी एक क्लास का प्रॉपर्टी अदर क्लास में अगर जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो जो है रास्ता अवेलेबल है। फर्स्ट इज कॉल्ड द कंपोजिशन। first is called the composition method, second is called the inheritance। ठीक है, फर्स्ट क्या है कंपोजिशन मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। सर what is the meaning of composition method? composition method को हम लोग बोलते हैं has a relationship। क्या हम लोग बोलते हैं has a relationship। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिशन मेथड को हैज अ रिलेशनशिप। और इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, हैज अ रिलेशनशिप एंड इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। कंपोजिशन मेथड हम लोग ऑलरेडी अवेयर है। क्या इसका मतलब है हम लोग देख लेते हैं। सिंपल, what is the meaning of composition method? ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं कंपोजिशन मेथड। ठीक है, जैसे सपोज आई एम डायरेक्टली गो टू द एग्जांपल। अब एक क्लास जो है हम लोग बनाए हुए हैं। सपोज एक क्लास बनाए हुए हैं का इंजन क्लास। इंजन इज बेसिकली क्लास। एक इंजन क्लास बनाए हुए हैं। इंजन क्लास के अंदर बहुत सारे जो है वो कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, जो भी अपना है वो इंजन क्लास के अंदर। एक दूसरा क्लास लेते हैं दैट इज कॉल्ड द कार क्लास। क्या कार क्लास के अंदर अगर जो हम लोग इंजन क्लास के डिफरेंट मेथड्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल, इस कार क्लास के अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इस इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन मेथड। क्या हैज अ रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि जिस भी क्लास में सपोज करो कि कल को अगर जो एक और क्लास बन जाए, क्लास नेम इज कॉल्ड द एम्प्लॉय और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर जो हमको यूज करना है क्या, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर जो हमको यूज करना है इस कार का सारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर जो इस कार का सारा प्रॉपर्टी तो क्या करेंगे, सिंपली कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और इसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे इनसाइड दिस क्लास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी इनहेरिटेंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कंपोजिशन मेथड की बात कर रहे हैं, हैज अ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो किसी भी क्लास में किसी दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को करना है, सिंपल किसी भी क्लास में किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्रिएट कर लेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सिंपल है बाबू, जैसे यहाँ पर अगर आप बात करो क्लास इंजन इज अ क्लास सर। ठीक है, इनसाइड इंजन a equal to 10 suppose some method is there like m1 method print this is m1 method inside the engine class।
ठीक है, ये M1 मेथड है इंजन क्लास के अंदर, M2 मेथड है जो कि इंजन क्लास के अंदर है, दिस इज M2 मेथड इनसाइड इंजन क्लास। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर जो हमको आउटसाइड की हम बात करें, सपोज किसी क्लास के अंदर नहीं एक्सेस कर रहे हैं, आउटसाइड ही एक्सेस कर रहे हैं, मतलब क्लास से बाहर ही एक्सेस कर रहे हैं, तो कैसे एक्सेस करते हैं? सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओबीजे इक्वल टू ओबीजे इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंजन इंजन। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने के बाद ओबीजे डॉट डॉट, अगर जो M1 को एक्सेस करना है तो M1, ठीक है, उसी तरीके से M2 को अगर जो एक्सेस करना है तो M2 सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? Are you getting the point? How we can access the methods of class outside the class? यही तरीका है एक्सेस करने का। अगर जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ ए, तो सिंपल क्या करें, स्टैटिक वेरिएबल वहां पर लिए हुए हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, क्लास नेम डॉट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सिंपली क्या करेंगे, इंजन डॉट ए, दैट्स ऑल, इंजन डॉट ए, यू कैन सी हियर। 1 मिनट M1 पर्सनल, अच्छा अच्छा, ये मेथड है तो सेल्फ नहीं दी लिखे हैं यहाँ पर, सेल्फ इज रिक्वायर्ड हियर सर, you can see here this is M1 inside the engine class, this is M2 inside the engine class, value of a equal to 10। क्लियर है किस तरीके से एक्सेस किए हैं? यानी कि आउटसाइड भी एक्सेस करेंगे तो बाय बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज करो कि आउटसाइड नहीं एक्सेस कर रहे हैं, इसी को क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि एक और हम लोग क्लास बनाए हुए हैं, दैट इज द कार क्लास। कार इज द क्लास। अब इस कार क्लास के अंदर, इस कार क्लास के अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार क्लास के अंदर एक्सेस करना चाह रहे हैं इंजन क्लास के मेथड को, तो सिंपली क्या कर देंगे, एक कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जरूरी नहीं है आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लो, बट सिंपली सिंपली हम लोग एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इंजन क्लास का, किसके अंदर, कार क्लास के अंदर, यानी कि सेल्फ डॉट एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, सेल्फ डॉट ओबीजे अदरवाइज सी इक्वल टू कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, सॉरी इंजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, यहाँ पर ई ले लेते हैं, ई इक्वल टू इंजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, दैट्स ऑल। अब एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डीईएफ एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन M3 के अंदर, M3 मेथड के अंदर, M3 मेथड के अंदर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ई डॉट, अब ई किसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजन क्लास के, यानी ई डॉट M1 डायरेक्ट कॉल कर दी, सेल्फ डॉट ई डॉट M2 डायरेक्ट कॉल कर दी, सेल्फ डॉट ई डॉट, स्टैटिक वेरिएबल को भी तो एक्सेस कर ही सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को भी तो एक्सेस कर ही सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इनसाइड कार क्लास। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? Yes. Ankita, is it clear to you? Saurabh, Yes sir. Ankita, इसमें is it भी clear? इसमें भी तो ऑब्जेक्ट जनरेट करना पड़ेगा ना सर, ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए है ना, यहाँ पर यू कैन सी हियर, किसके लिए, किसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं क्लास के अंदर, कार के अंदर, बट अब हमको कार का मेंबर एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, कार का सिर्फ ऑब्जेक्ट बाहर में क्रिएट करेंगे, किसका क्रिएट करेंगे, कार का, यानी
सी इक्वल टू सपोज कीजिए कार नाम का, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। अब इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग अगर चाहें तो ये पूरा एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, इसी के ऑब्जेक्ट से ये पूरा एक्सेस हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कि दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। 1 मिनट। या ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज मींस वेरिएबल्स, मेथड्स, सबको जो है वो किस क्लास के अंदर कॉल किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है इस क्लास के अंदर, कार क्लास के अंदर। यू कैन सी हियर। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सी डॉट, अब कार क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको कॉल किया जा सकता है, कार क्लास के मेथड को, यानी कि सी डॉट m3 को आप कॉल करते हैं। यू कैन सी हियर। अब आप देखो, दिस इज m1 इनसाइड द इंजन क्लास, ये इंजन क्लास के अंदर। दिस इज m2 इनसाइड द इंजन क्लास। द वैल्यू ऑफ a इनसाइड द कार क्लास इक्वल टू 10। यानी कि a भी कहां पर था, क्या कार क्लास के अंदर कुछ था, नहीं, ये सारा कुछ कहां था, इंजन क्लास के अंदर था। यानी कि अगर जो किसी भी क्लास के अंदर दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज की जरूरत है तो मैन्युअली एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस कार का ऑब्जेक्ट जनरेट करके डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के मेथड को, प्रॉपर्टीज को। दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन मेथड और हैज अ रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ऑल ऑफ यू? यस सर। हम्म, all of you got the point? What is the meaning of composition method? Okay, Ayush, ठीक है, ओके। सर प्लीज आयुष, रिपीट वंस। रिपीट, ओके। सिंपल है बाबू, यहाँ पर क्या करें हम लोग, अगर जो सपोज कीजिए क्लास 1 है, यहाँ पर ये इंजन इंजन क्लास 1 है, ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर ये सेकंड क्लास है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब या तो वेरिएबल हो या तो मेथड हो, अगर जो ये पहले क्लास के मेथड को अगर जो दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करना है, इस क्लास के अंदर एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूजिंग कंपोजिशन मेथड। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं किस क्लास का, जिस क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, जिस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, उस क्लास का हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किए हैं सेल्फ डॉट ई इक्वल टू इंजन, यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, इंजन क्लास का, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस कर रहे हैं किसको, M1 को। तो M1 कहाँ पर है, इंजन क्लास के अंदर। उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं किसको, M2 को। M2 कहाँ पर है, इंजन के अंदर। उसी मेथड
उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं किसको, इसके वेरिएबल को। ये ए वेरिएबल कहाँ पर है, इनसाइड इंजन। क्लियर है। यस आउटसाइड सर। क्लास सिर्फ क्या किए हम लोग, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इस कार क्लास के, और इसी कार क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस, अब जब का ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसके थ्रू तो अपना ही एक्सेस होगा। अपना का मतलब है ये M3 एक्सेस होगा, और M3 के अंदर सारा कुछ है, तो सारा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली हम लोग इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कहां पर, मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम मींस आउटसाइड क्लास। ये तो क्लास है, ये क्लास। ठीक है, यस सर। एनी डाउट इज देयर। नो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट कंपोजिशन मेथड क्लियर है ना, किस तरह का डाउट है। एग्जाम्पल प्रोग्राम में यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं। यू शुड ऑल्सो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आज मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको टेक्स्ट फाइल, और पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगा। बट हाँ, आप लोग हार्ड कॉपी में नोट्स को बनाओ। ठीक है, कॉपी पर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे जब तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेकंड 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 जो मेथड है, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस बेसिकली एक एग्जांपल के जरिए इनहेरिटेंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए मैं हूं, मैं, यहाँ पर मैं हूं, और मेरे, और यहाँ पर जो है वो मेरे फादर है। माय फादर, उनसे पहले मेरे ग्रैंडफादर होंगे। ग्रैंडफादर। अब आप बताओ, क्या मेरे ग्रैंडफादर की पूरी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट मेरे फादर में इनहेरिट हुई या नहीं। सपोज सपोज इनके पास 4 बिल्डिंग्स थे, 4 बिल्डिंग्स थे, 4 बिल्डिंग्स थे। तो ये ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी यानी चारों बिल्डिंग्स मेरे फादर में बाय डिफॉल्ट आ गई। हम्म, अरे मेरे फादर के लिए ये यस। चारों बिल्डिंग एक्सेसिबल हो गया या नहीं, यस ना। अब मेरे फादर, सपोज करो कि ग्रैंडफादर के तो 4 बिल्डिंग थे, इनका अपना यानी 4 प्लस 2 बिल्डिंग और, ये खुद से बना है। टोटल कितना हो गया, 6 बिल्डिंग। 4 तो पहले से था, 2 इन्होंने अपना बनाया। अब ये मैं हूं, मेरे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल कितने होंगे अब, पहले से अवेलेबल 6। 6। 6 बिल्डिंग्स पहले से अवेलेबल है। सपोज करो मैंने जो है मैंने जो है 5 बिल्डिंग्स और बनाया, बस टोटल बिल्डिंग्स कितने हैं, टोटल सर कितने हो जाएंगे, 11। 11, 11। सपोज मेरे बाद मेरा एक बच्चा हुआ, चाइल्ड, माय चाइल्ड, सपोज एनी नेम, आई एम जस्ट कंसीडरिंग, सपोज मेरी बेटी हुई, मैंने उसका नाम रश्मिका रखा। अब ये मेरी चाइल्ड है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट 11। 11। ठीक है, और इसने अपना जो है 2 बनाया, 2 बिल्डिंग्स बनाए, टोटल इसके पास कितने हो गए? 30। हु इज द लकीएस्ट पर्सन? रश्मिका। हु इज द लकीएस्ट पर्सन? रश्मिका। बिफोर रश्मिका, आई एम द luckiest person. Luckiest person is Rashmika. Before Rashmika, I am the luckiest person. Before me, my father is luckiest person and grandfather. Okay. यानी कि child is the luckiest person in the world. Suppose I am giving you one example. Have you heard about Big B, Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan. अरे, you don't know Amitabh Bachchan? यस एंड नो। अब आपसे यस। अब आपसे अगर जो हम पूछे, सर, you know about the Aradhya Bachchan? यस सर। Who is Aradhya Bachchan? डॉटर ऑफ ऐश्वर्या राय। Daughter of Abhishek, daughter of Aishwarya and Abhishek Bachchan. Okay. So who is the base class? Base means Amitabh. क्या अमिताभ बच्चन सबसे पहले बेस क्लास हो गया? इसका सारा प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट हुआ किसमें? अभिषेक के अंदर। यानी कि अभिषेक बच्चन को सबसे पहले पहचान किससे मिली? अमिताभ बच्चन से। अमिताभ अमिताभ अब सॉरी, यहाँ पर अभिषेक होगा ना, यहाँ पर इसके बाद अमिताभ के बाद अभिषेक। अभिषेक के बाद आराध्या, अभिषेक के बाद आराध्या। आराध्या यानी कि एक्चुअली में आराध्या बच्चन का अपना कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नो नो। बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्यों फेमस है, क्यों हम लोग जानते हैं? क्योंकि ये अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिलेशन में है। रिलेशन मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टी, अमिताभ बच्चन प्लस अभिषेक बच्चन की सारी प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी मीन्स डोंट कंसीडर ओनली वेल्थ, all these things, because they are the celebrities, so all the properties like their name, fame, everything is by default inherited in the Aradhya Bachchan. This is the identification of Aradhya Bachchan, that Aradhya Bachchan is the daughter of Abhishek Bachchan as well as Aishwarya Rai, and Aradhya Bachchan's grandfather is Amitabh Bachchan and grandmother is, who is the grandmother? जया Who is the बच्चन। grandmother? Jaya Bachchan, also celebrity. Are you getting the point? It means who यस। is the luckiest person? Who is the luckiest person? Aradhya. Before Aradhya, Abhishek. Because when all of us don't know about the Amitabh Bachchan, suppose अमिताभ बच्चन का कोई नेम फेम नहीं होता, क्या हम लोग अभिषेक बच्चन को पहचानते हैं? नहीं। डायरेक्टली हम अभिषेक बच्चन, शुरू में अमिताभ बच्चन को भी कोई नहीं पहचानता था, बट इन्होंने अपना नेम फेम बनाया। हालांकि ये हरिवंश राय के बच्चन इनके पिताजी थे, बट उनका उतना ज्यादा लेखक उखक को कौन जानता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, उसके हिसाब से जो भी उनका पहचान था तो लिमिटेड था। ठीक है, बट यहाँ पर अमिताभ बच्चन बहुत ही अपने आप से नाम बनाए। उसके बाद अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन को किसके नाम से जाना जाता था उस टाइम में? अमिताभ बच्चन के नाम से। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। फिर अभिषेक बच्चन ने भी अपना नाम कमाया। ठीक है, तो यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी धन, धन की अगर जो बात करें, जो जो कि अमिताभ बच्चन कमाए थे, बाय डिफॉल्ट अभिषेक को आ गया। साथ ही साथ अभिषेक जो कमाया वो तो उसका है ही,
सपोज करो कि अमिताभ बच्चन के पास 1 करोड़ रुपया है, अभिषेक ने और 2 करोड़ कमाए, तो टोटल टोटल अभिषेक के पास कितने हो गए? 3 करोड़। अब आराध्या के पास कितने हो गए? बाय डिफॉल्ट 3 करोड़ अवेलेबल है। अब इसने अगर 2 करोड़ कमाया तो 5 करोड़। आर यू गेटिंग द पॉइंट? What is the use of inheritance? This is called the inheritance. ओके, सपोज करो ये ग्रैंडफादर क्लास है, ये ग्रैंडफादर क्लास है। इस ग्रैंडफादर क्लास के अंदर 4 मेथड्स हैं। जस्ट कंसीडर बिल्डिंग एज अ मेथड, 4 मेथड्स हैं। अब ये इस ग्रैंडफादर क्लास के लिए ये चाइल्ड क्लास हो गया। कौन चाइल्ड क्लास है? माय फादर। माय फादर इज अ चाइल्ड क्लास। तो सारे ये 4 जो मेथड्स थे वो सारे अवेलेबल होंगे किसके अंदर? माय फादर क्लास के अंदर। और इसके अंदर भी अपना कितना मेथड है? 2 मेथड है। तो टोटल मेथड इसके अंदर कितने हो गए अवेलेबल? 6 मेथड हो गए। अब ये हम है मी क्लास है। इस मी क्लास के अंदर, इस मी क्लास के अंदर टोटल डिफॉल्ट मेथड कितने हैं? 6। और मैंने अपना 5 खुद का और मेथड बनाया। तो टोटल मेरे अंदर कितने मेथड हो गए? रिस्पॉन्ड। 11। 11। ओके। और ये रश्मिका नाम की क्लास है जो कि मेरी चाइल्ड है। रश्मिका इज माई चाइल्ड। तो इस केस में इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड कितने होंगे? 11। और साथ ही साथ इसने अपना भी 2 बनाया, तो टोटल इसके अंदर कितने हो गए? 13। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आर यू गॉट द पॉइंट अबाउट द इनहेरिटेंस? Yes. Any doubt is there on inheritance, sir? No, sir. Any doubt is there? Okay. Ankita, any doubt is there to you? Okay, everything is fine. यहाँ तक कोई डाउट है इनहेरिटेंस में किसी तरह का? किसी तरह का डाउट है? अंकिता, सौरभ, डॉल। No, sir. No. Okay. Ayush, are you have any doubt about the inheritance? No, sir. Okay. तो that's all for today. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे